व्यवस्था चालू रहेगी। ये महत्वपूर्ण है। ये इनका कार्यकाल इलेक्शन कमीशन का या इलेक्शन चीफ इलेक्शन का 6 साल का रहता है, या जब 65 वर्ष पूर्ण करने का रहता है। ये भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। तो जो मैंने एक्ट बताया ना आपको, सीईसी इन अदर इसी कंडीशन ऑफ सर्विस एक्ट, उससे रेगुलेट होता है। अब ये 3 लोग हैं, ये हर एक फ्राइडे को सामान्यतः इनकी मीटिंग होती है, और उसमें जो भी इश्यूज होते हैं चुनाव संबंधित, उसको तीनों चुनाव आयुक्त मिलकर तय करते हैं। चुनाव आयुक्त को सभी को 1-1 वोट है, ऐसा नहीं कि मुख्य चुनाव आयुक्त को 2 वोट है। तो अगर सब कुछ 2-1 से पास हो जाता है मेजोरिटी में, अगर मान लो तीनों सहमत है तो 3-0 से पास हो गया, अगर असहमति है 2-1 से हो गया, या फिर अगर मान लो कि उसमें चीफ इलेक्शन आवाज आ रही है? नाउ इट इज क्लियर। तो ये सब जो आपको मटेरियल सब दे रहे हैं ना, बहुत मेहनत से तैयार की गई है, बहुत कम किताबें मिल पाएगी आप लोगों को। और जो खासकर हम दृष्टांत बताते हैं ना, ये सब आपको ढूंढना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। आसान नहीं मिलना, दिक्कत नहीं है, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी। तो सैलरी उनकी ये है 2,50,000 पर मंथ की सैलरी रहती है उनकी, जो चाहे मुख्य चुनाव आयुक्त हो चाहे चुनाव आयुक्त हो, बराबर है सैलरी। और 34,000 रुपये पर मंथ उनको आतिथ्य के लिए मिलता है। पेंशन 15 लाख पर एनम प्रति वर्ष, और उनको फ्री आवास की सुविधा, सिक्योरिटी, कार, स्टाफ, बिल पेमेंट पे अदर सब तरह की सुविधाएं दी जाती है। तो ये जो भी पैसे बैग रहे हैं ना, बैक करना, इसमें डीए जुड़ा रहता है, डियरनेस अलाउंसेस जुड़े रहते हैं। तो पेंशन में भी डीए जुड़ा हुआ है, उसको जुड़ने के बाद मतलब और बढ़ जाते हैं। मतलब जैसे मंथली से 2,50,000 है ना, डीए भी लगभग 40% के लगभग चल रहा है, उतना और जोड़ लो तो लगभग 2.5-3 लाख के लोगों को मिल जाता है उनको सैलरी पर मंथ। तो आप तो मंथली सैलरी जो इतना ही, डीए तो चेंज होते रहता है, हर एक साल चेंज होता है, वो महंगाई के जो इंडेक्स होता है उसके अनुसार चेंज होते रहता है। नेक्स्ट, अभी जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं ये राजीव कुमार हैं, ये IAS अधिकारी हैं और मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। इनके साथ इलेक्शन कमीशन के रूप में अनूप चंद्र पांडे हैं और अरुण गोयल हैं। अभी 3 लोग हैं, 3 लोगों की कमेटी ये है। राजीव कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, अनूप चंद्र पांडे आयुक्त चुनाव आयुक्त हैं, और अरुण गोयल, वही अरुण गोयल जिसके बारे में हम आपको बता रहे थे। अब आपको पता चलेगा अरुण गोयल क्यों इंपॉर्टेंट है। अरुण गोयल इसलिए इंपॉर्टेंट है कि राजीव कुमार जो हैं ये 25 फरवरी 2024 को रिटायर हो रहे हैं। राजीव कुमार जो ECI हैं, अनूप चंद्र पांडे भी ये दिसंबर में रिटायर हो जाएंगे, और ये अरुण गोयल मुख्य निर्वाचन आयुक्त बन जाएंगे। तो जब लोकसभा का चुनाव होगा उस समय अरुण गोयल ही मुख्य चुनाव आयुक्त रहेंगे। इसलिए ऑपोजिशन पार्टी विरोध कर रहे थे कि नहीं ये बीजेपी के आदमी हैं, ये है वो है, और तो इस तरह का है। ये मुख्य इसके पीछे कहानी है। अरुण गोयल पंजाब कैडर के IAS अफसर हैं,
अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में इस समय थे, अच्छे अच्छे पोस्ट पर रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट मैंने जैसे कहा कि इनके इंटीग्रिटी पर या इनके इन पर कुछ कमेंट नहीं किया। उन्होंने बोला कि नहीं, ये तो ब्रिलियंट अधिकारी हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें सिर्फ इनके नियुक्ति के प्रोसेस जो प्रक्रियाएं की गई उस पर आपत्ति है। तो फाइनल केस क्लोज हो गया है। अब मैंने बताया कि आर्टिकल 324 के तहत चलता है और 2 एक्ट मेजर हैं, एक रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट है 1950 का और 1951, इससे मेनली ये रेगुलेट होते हैं और इनको व्यापक अधिकार है। हम अधिकार के बारे में आपको बाद में बताएंगे। और इनके मुख्य निर्वाचन आयुक्त को और चुनाव आयोग सहायता के लिए डिप्टी इलेक्शन कमीशन होते हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी होते हैं, डायरेक्टर होते हैं। निर्वाचन सदन अशोका रोड पर जो है उसमें ये सब पोस्टेड रहते हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, स्टेट लेवल पर चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर होते हैं जो भोपाल में बैठते हैं, हर एक स्टेट में होते हैं चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर होते हैं। और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो कलेक्टर होते हैं वो जिला निर्वाचन पदाधिकारी होते हैं। सब डिवीजन लेवल पर एसडीएम होते हैं जो रिटर्निंग ऑफिसर होते हैं। और तहसील लेवल पर तहसीलदार होते हैं जो सहायक रिटर्निंग अफसर होते हैं। इस तरह का पूरा सेटअप है इनका। हम ये ईआरओ सब डिटेल बताएंगे आपको। आरओ का मतलब तो रिटर्निंग अफसर है, ईआरओ का है इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर होते हैं, और एआरओ का होता है असिस्टेंट इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर होते हैं। वो उसके बारे में आपको जब प्रोसेस के पर आएंगे तब बताएंगे आपको। तो ये सब जो आपको हम बता रहे हैं, क्योंकि हम लोग इलेक्शन कमीशन में बहुत काम करते हैं और मुख्यतः हम लोग इलेक्शन कमीशन में रहा भी, पोस्टेड भी रहा हूँ वहाँ, और प्लस डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी रहा, तहसील लेवल पर भी रहा, सब डिवीजन लेवल पर रहा, तहसील पर तो नहीं, सब डिवीजन लेवल पर रहा। तो पूरा इनका इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरह का बना हुआ है। आइए नीचे आइए, आगे आए। अरुण गोयल केस मैंने बता दिया आपको। नेक्स्ट अरुण गोयल केस मैंने बता दिया इनके बारे में आपको। अरुण गोयल केस इंपॉर्टेंट केस है, आपको पूछा जा सकता है। नेक्स्ट टीएन सेशन, ये बारे मैंने बता दिया आपको, इसलिए मैंने तो विशेष रूप से आपको मेंशन में कर रहा हूं कि इन्होंने बहुत चुनाव के जो सुधार है ना, बहुत इनके द्वारा हुआ है। इनके बिना हम चुनाव आयोग की बात नहीं कर सकते। भारत की चुनाव व्यवस्था जो आज की स्थिति में है, टीएन सेशन ने उसको बहुत मजबूती प्रदान की है। इनका बहुत विरोध भी हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन बताया आपको अच्छा काम किया है। रमन मैगसेसे अवार्ड भी मिला इन्हें 1996 में। बहुत कम अवसर को मिल पाता है पब्लिक सर्विस के लिए, गवर्नमेंट सर्विस के लिए। जो ये मेन है कि इसमें जो पहले हमारे चुनाव आयुक्त थे मिस्टर सुकुमार सेन थे, 21/3/1950 से लेकर 58 तक रहे। वो 6 साल का कार्यकाल तो होता था, लेकिन 2 साल इनको और मिला है ज्यादा। कारण संविधान में वर्णन नहीं है। बाद में 1991 में जो एक्ट आया उस पर लिखा कि 6 साल करेंगे, इसलिए इनको देखो आप ज्यादा 8 साल का कार्यकाल मिला है। इसलिए हम लिख रहे हैं, आपको बता रहे हैं, इसलिए ये महत्वपूर्ण इसलिए है। 1991 में जो एक्ट बना उसमें बताया गया कि 6 साल होगा और 65% रिटायरमेंट एज रहेगी, लेकिन ये 8 साल रहे। अभी मिस्टर राजीव कुमार हैं, 2022 में उनकी नियुक्ति हुई है। ये 3 ही साल रह पाएंगे, कारण कि भाई 2 ही साल रह पाएंगे ये, कारण कि 65 वर्ष इनकी पूरी हो जाएगी फरवरी में। एक महिला चुनाव आयुक्त रही हैं, जो मुख्य चुनाव आयुक्त रही हैं, वीएस रमा देवी। आपसे पूछा जा सकता है कि कौन महिला चुनाव आयुक्त रही हैं, तो सिर्फ एक ही रही है मुख्य चुनाव आयुक्त, वीएस रमा देवी। अब ये सुकुमार सेन तो आईएएस थे, मिस्टर राजीव कुमार भी आईएएस हैं। इसके अलावा बहुत से इंडियन रेवेन्यू सर्विस के भी अधिकारी बने हैं। ये रमा देवी जो थी, ये मुख्यतः वकील थी, कर्नाटका हाई कोर्ट बेंगलोर में। कांग्रेस की नेता भी थी और ये गवर्नर भी रही। ये हिमाचल में रही और कर्नाटक, हिमाचल और महाराष्ट्र। गवर्नर नहीं, कर्नाटका रही। कर्नाटका के जब आप गवर्नर पढ़ा रहे थे आपको, तो बताए थे कि उस स्टेट के गवर्नर नहीं बनाए जाते हैं, परंपरा है।
लेकिन परंपरा को लागू करते हुए इसको कर्नाटका कई गवर्नर रहने वाली थी, वहां प्रैक्टिस भी करती थी ये, कर्नाटका हाई कोर्ट में बेंगलोर में, वहां इनको गवर्नर बनाया गया था। वहां वकील थी ये, गवर्नर रही और फिर ये मुख्य निर्वाचन आयुक्त भी रही। नहीं सॉरी, इसमें ये आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में वो वकालत करती थी, कर्नाटका हाई कोर्ट में नहीं करती थी। और ये गवर्नर एचपी और कर्नाटका की रही, करेक्शन कर लेना आप इसे। वकालत इन्होंने, हाँ ठीक है, वकालत इन्होंने हैदराबाद यूनिवर्सिटी से की और फिर वहां वकील बनी आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में हैदराबाद में। नेक्स्ट, अब तक लगता है कि मेरी बातें आपके स्पष्ट होंगे। अब आइए इसमें हम इनके कार्यकाल के बारे में, जैसा मैंने बताया कि 6 साल का रहेगा या 65 साल रिटायरमेंट टाइम है, तो इनको बीच में हटाना बहुत डिफिकल्ट टास्क है, इम्पीचमेंट का एक अवसर है। तो उनको जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहते हैं उनको इम्पीचमेंट के माध्यम से हटाया जा सकता है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को। और वो तरीका वही रहेगा जो कि हाईकोर्ट के जजेस का, सुप्रीम कोर्ट के जजेस का इम्पीचमेंट का तरीका होता है। मैंने पढ़ाया है आपको, इसलिए हम रिपीट नहीं कर रहे हैं, और नहीं अगर याद है तो मेरा लिटरेचर पढ़ लेना आप। दूसरे इलेक्शन कमीशन जो चुनाव आयुक्त हैं उनको हटाने का अधिकार मुख्य चुनाव आयुक्त प्रेसिडेंट को लिख देते हैं कि हटा दो, तो हटा दिया जाता है। हटाने का प्रावधान है लेकिन कोई फाइनल नहीं है, लेकिन वो प्रेसिडेंट माने ना माने दोनों स्थितियां हैं। पहले ये सोच रहे थे कि चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त ने लिख दिया तो हट जाएंगे। तो 2009 में एक नवीन चावला केस हुआ, वो चुनाव आयुक्त थे और उस समय मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे एन गोपाल स्वामी। 2009 की बात हम कर रहे हैं आपको। तो एन गोपाल स्वामी जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे, उन्होंने प्रेसिडेंट थे उस समय प्रतिभा पाटिल, उनको रेकमेंड किया कि नवीन चावला को हटा दिया जाए, कारण ये किसी पार्टी विशेष से जुड़े हुए हैं। और 2009 में लोकसभा चुनाव था, उन्होंने रेकमेंड किया, इन पर आरोप था कि कांग्रेस से जुड़े हुए हैं नवीन चावला। उन्होंने रेकमेंड किया प्रतिभा पाटिल को, इनको हटा दिया जाए। प्रतिभा पाटिल उनकी बात नहीं मानी। उन्होंने कहा कि आपकी बात कोई जरूरी नहीं कि मान ही दी जाए, हमारा विवेकाधिकार है, माने न माने। तो नवीन चावला नहीं हटे और फिर बाद में 2009 का जो चुनाव हुआ उसमें नवीन चावला ही मुख्य निर्वाचन आयुक्त रहे। यह हम आपको बता रहे थे बैकग्राउंड में कैसे ऐसे सिस्टम है हमारे पास। नवीन चावला केस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी कम ही किताब मिल पाएगा आपको। आगे बढ़े। अब इनको जो नियुक्त कर दिया गया 6 साल के लिए और फिर 65 साल रिटायरमेंट एज है, तो उनको बीच में नहीं घटाया बढ़ाया जा सकता है। सैलरी वगैरह कुछ सुविधाएं वगैरह घटाया नहीं बढ़ाया जाता है। जो कुछ करना है नियुक्ति के समय भी कर दीजिए आप। जब एक बार चार्ज ले लिया तो फिर बीच में घटाया बढ़ाया नहीं जा सकता है। अब इसमें जो कमियां हैं, फ्लॉज क्या क्या है, एक तो इनकी योग्यता के बारे में साइलेंट है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे मैंने बताया आपको कि जो महिला जो ECI बनी, क्या नाम था उसका, रमा देवी, वो प्योर पॉलिटिशियन थी, वकील थी, आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में, हैदराबाद हाई कोर्ट में नेतागिरी करती थी। बाद में गवर्नर बन गई, दो स्टेट गवर्नर रही, कर्नाटका की भी रही और कहाँ बताया था आपको, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश। उसी तरह ज्यादातर IAS अफसर रहे हैं, इंडियन रेवेन्यू सर्विस के अफसर रहे हैं। तो इसमें क्वालिफिकेशन स्टेट नहीं है, तो लोग PIL अभी पेंडिंग है कोर्ट में कि इनका क्वालिफिकेशन फाइनल किया जाए, क्या होना चाहिए। जैसे कि SC के लिए, SC जज के लिए, हाईकोर्ट जजेस के लिए क्वालिफिकेशन है, ऐसा इसमें कुछ नहीं है।
उम्र के बारे में भी कुछ नहीं लिखा हुआ है। जब एक्ट बनकर इसको रेगुलेट करने की कोशिश किया गया है, लेकिन एज सच कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कुछ नहीं है। अब इसमें दूसरा जो पॉइंट है कि जो आरोप लगता है कि निर्वाचन आयोग किसी पार्टी विशेष से मिले हुए हैं और तो निष्पक्ष काम नहीं करेंगे, पार्टी को प्रलोभन देकर भाई हम तो गवर्नर बना देंगे, कुछ कर देंगे, तो इसके लिए तो इसको लिखना चाहिए कि इसके बाद कुछ वो योग्य कोई सरकार के पद ग्रहण नहीं करेंगे, ऐसा भी कोई प्रावधान नहीं है। तो आपने मैंने देखा टीएन जो सेशन है तो वो प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ने लगे, लोग आरोप लगाने लगे कि कांग्रेस सपोर्ट करेगी, लेकिन सपोर्ट नहीं की थी उस समय, बात अलग है। ऐसा कोई बंधन नहीं है कि इलेक्शन कमीशन रिटायर होने के बाद किसी प्राइवेट फर्म में या सबको दूसरी नौकरी ज्वाइन कर ले, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये कमी बताते हैं लोग। इसमें इलेक्शन कमीशन कहना है रिटायर के बाद, हम रिटायरमेंट के बाद हमारा अगर स्वास्थ्य ठीक है और अपने हम रोजी रोटी के लिए कोई काम करें तो आपको क्या आपत्ति है, उनका भी कहना सही है। अगर हमारी तो उनका तरह तरह के चलते रहता है, प्रजातंत्र में डिस्कशन होते रहते हैं, वो अच्छा भी है, प्रजातंत्र के लिए अच्छा भी है डिस्कशन होना। अब उसमें एक बार नियुक्त कर लिया गया, लेकिन हटाना बहुत डिफिकल्ट टास्क है। चीफ इलेक्शन कमीशन को तो हटा दिया आपने इम्पीचमेंट से, इम्पीचमेंट का आपने क्या सुना ही, आज तक कोई इम्पीचमेंट नहीं हुआ है। और एक में मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने रिकमेंड किया प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट माने नहीं उसे, तो मतलब कि ये क्लियर कट नहीं है कि कैसे हटाया जा सकता है। तो जो इसकी व्यवस्था के खिलाफ है उनका कहना है कि इनको हटाने के नियम होने चाहिए कि अगर कोई लगता है कोई इम्पीचमेंट का चक्कर न करके जैसे कि कोई सरकारी कर्मचारी को या अधिकारी को हटाया जाता है, उस तरह इनको भी हटाया जाए। ऐसा नहीं है इस मामले में, ये कमियां बताते हैं लोग। आगे आइए। अब ये पावर्स एंड फंक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इलेक्शन का। मैंने आपको शुरू में भूमिका में बताया कि निष्पक्ष चुनाव कराना, स्वतंत्र चुनाव कराना, शांतिपूर्ण चुनाव कराना, आम जनता के विश्वास के साथ चुनाव कराना, ये पूरा दायित्व मुख्य निर्वाचन आयोग का है। ये शब्द बहुत छोटे छोटे हैं, लेकिन इसके दायरे बहुत बड़े हैं और इसके लिए पूरे अधिकार इनको संविधान ने मुख्य भारत के निर्वाचन आयोग को दिया है। तो ये भी कोई भी ऑर्डर निकालते हैं तो उसके सभी ऑर्डर 324 के तहत निकलता है। और ये क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है तो इसमें सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट से स्टे भी बहुत कम मायने मिल पाता है। इनका दूसरा काम है कि जो एमएलए और एमपीज के निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण करना। जैसे मान लें कि पाटन विधानसभा क्षेत्र कहां से कहां होगा, जबलपुर साउथ का कहां से कहां होगा, ये सब निर्धारण करने का मुख्य भारतीय निर्वाचन आयोग का है कि कौन कौन गांव इसमें रहेंगे, कौन कौन वार्ड रहेंगे, सब उन्हीं का काम है ये। अभी हाल ही में चुनाव आयोग ने जम्मू और कश्मीर में डिलिमिटेशन का काम किया है। तो उसमें अभी मिसेज रंजना देसाई को उन्होंने बनाया था, इस डिलिमिटेशन कमीशन का अध्यक्ष बनाया था। और उन्होंने जम्मू और कश्मीर में जो पहले 83 सीट्स थे, 83 सीट थे जम्मू और कश्मीर में और 4 सीट लद्दाख में था, टोटल 87। तो 83 के बाद लद्दाख तो अब अलग यूनियन टेरिटरी हो गया, 83 को नया बढ़ाकर 90 कर दिया है रंजना देसाई के रिकमेंडेशन के आधार पर, उस कमीशन के रिपोर्ट के आधार पर 90 कर दिया गया है। मतलब कि 7 सीट बढ़ा दिए गए। तो ये सर जब लगता है कि सीट जनसंख्या बढ़ रही है या क्षेत्रों का संतुलन नहीं हो रहा है तो डिलिमिटेशन कमीशन से एक आयोग का गठन किया जाता है जो क्षेत्रों का पुनर्गठन करता है। तो रंजना देसाई कमीशन, एक्चुअली का नाम है रंजना प्रसाद देसाई। दूसरा, जम्मू और कश्मीर में जैसा आप जानते हैं 370 था, उसके तहत वहां के विधानसभा में SC ST का रिप्रेजेंटेशन नहीं था। तो रंजना देसाई कमीशन ने वहां 9 सीट ST को दिया है और 7 सीट SC को दिया है। और जब तक 270 था, लगे हुए थे 370, तब तक ये SC ST का रिजर्वेशन वहां नहीं था। लेकिन रंजना देसाई के रिपोर्ट के आधार पर सीटों की संख्या 83 से बढ़ाकर 90 कर दी गई और वहां SC और ST को उनकी जनसंख्या के अनुपात में रिजर्वेशन दिया गया है। अभी चुनाव होना ड्यू है,
वहाँ के इलेक्टोरल रोल तैयार हो रहे हैं। हमको लगता है कि जब सरकार चाहे तो, या इलेक्शन कमीशन चाहे तो वहाँ इलेक्शन होंगे। अब ये रंजना देसाई हाईकोर्ट की जज रही हुई है। अब इनका मुख्य काम है कि इलेक्टोरल रोल जो मतदाता सूची है ना, उसको अपडेट करना। ये बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी है इलेक्शन के लिए, और उसके आधार पर ही चुनाव होते हैं। जिनका नाम मतदाता सूची में रहते हैं वही वोट डालते पाते हैं। ये इलेक्शन का कार्यक्रम तय करते हैं कि कब नॉमिनेशन भरे जाएंगे, कब उसकी स्क्रूटनी होगी, कब वापसी होगी, कब पोल होगा, कब काउंटिंग होगा, कब रिजल्ट डिक्लेयर होगा। ये सब काम इलेक्शन कमीशन का ही है। अब ये लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये पॉलिटिकल पार्टीज को मान्यता प्रदान करते हैं और फिर उसको बताते हैं कि आप नेशनल पार्टी हैं, स्टेट पार्टी हैं, फिर उसको इलेक्शन सिंबल भी देते हैं। ये उनका काम है। अभी इस मामले में लेटेस्ट जो चल रहा है हलचल, आप लोग पेपर में पढ़ते होंगे, शिवसेना केस था। शिवसेना केस दो पार्ट में बट गई। एक शिंदे गुट बन गए, एक ये उद्धव ठाकरे गुट बन गए। इनकी लड़ाई चली कि कौन सही शिवसेना है।